नमस्कार दोस्तों, जय भीम, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एस्थमा की। एस्थमा काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम एलर्जी का सीरीज कर रहे हैं, उसके तहत आज बात करेंगे एस्थमा की। इसकी नवी डेफिनेशन है एक्यूट इरिटेंट इंड्यूस्ड एस्थमा। पहले कई हिस्सों में बांटा जाता था इसको, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, इसलिए ये नई डेफिनेशन आई है आजकल। इरिटेंट कोई भी हो सकता है। इरिटेंट कोल्ड एयर भी हो सकती है, पोलन भी हो सकते हैं, कोई डस्ट माइट भी हो सकती है, को तो मोल्ड भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, परफ्यूम भी हो सकता है, तो परफ्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ड्राई एयर भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से इसको बोलेंगे इरिटेंट कुछ भी हो, चाहे पुरान हो, डस्ट माइट हो, कॉकरोच हो, तो कोई एनिमल फर हो, जो डॉग के या कैट के एलर्जी के फर होते हैं उसके, कुछ भी हो, तो इसको बोलते हैं एक्यूट इरिटेंट इंड्यूस्ड एस्थमा। चेस्ट टाइटनेस भी रिवर्सिबल होंगे। जब एस्थमा का अटैक नहीं हुआ तो तब ये को प्राइमरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, तो वो सब कुछ नॉर्मल आएगा, यहाँ भी नॉर्मल आएगा। अटैक की तरह होता है, आता है जाता है। तो जब भी कोई एक्सपोज होंगे एलर्जन को, पोलन को, तो अटैक हो जाएगा, तो बीच में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, तो उसे 10% FE1 ठीक हो जाता है, 10 बढ़ जाती है, 10%। जहाँ पर उनको चैलेंज करते हैं, कम हो जाता है। तो यदि आप एक महीना ट्रीटमेंट करके फिर टेस्ट करें PFT, तो वो नॉर्मल होगा, और जो जहाँ उसमें सुधार आ जाएगा FE1 में। FE1 होता है पोस्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। वो पहले में जैसे पूरा सांस लेना है तो जोर से बाहर को सांस करना है, तो जो पहले मिनट में, 1 मिनट में जो सांस आएगा उसको बोलते हैं FE1। जैसे पोलन वगैरह से, जैसे एलर्जी से शुरू होता है, तो उसमें पोलस भी होते हैं, कोलर्जिक नाइनाइटिस भी होती है, तो होती है, तो नए पोलो भी होते हैं, ड्रोपिक डायमेंटाइटिस भी होती है, तो एस्थमा होता है, जब टायर्ड होता है। तो वो धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता है तो वो ठीक ठीक हो जाता है। तो बहुत से कम से 5 से 10% बच्चों में रहता है, और लड़कों तक भी। तो ज़्यादातर एस्थमा जो लड़कों होता है वो ऑक्यूपेशनल होता है, तो एलर्जी भी हो सकता है, ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल होता है। तो ऑक्यूपेशनल एलर्जी कोई प्रोटीन की होती है, एक्सपोज होता है उससे। तो जैसे भी ऑक्यूपेशन, जैसे फार्मर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो किसी तरह भी काम करते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो एस्थमा का अटैक होता है। जब घर आ जाते हैं तो एक्सपोज नहीं होते काम को, तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो डायग्नोज भी ऐसे करते हैं, PFT पहले करें, फिर जब काम पर हो तो फिर करें, तो दोनों में फ़र्क आएगा। तो ऐसे ही कफर न्यूज, जैसे ऐसे बनता है मैदे में, वो ऊपर को आता है खाने के नाले में, उसको गंड बोलते हैं ये। तो जहाँ पर एयरवे की एलर्जी से कफ होती है, उसको काफ़ी वेरिएंट एस्थमा बोलते हैं। तो एक्सरसाइज इंड्यूस भी एस्थमा होता है। वो एक्सरसाइज करने से जो कोल्ड एयर होती है या ड्राई एयर होती है, तो उससे एस्थमा का अटैक होता है। तो डायग्नोज कैसे करना है,
PFT करनी है तो उसमें FE1 ब्रोंकोडायलेटर देकर देखना है, FE1 बढ़ जाएगा 10%। तो जहाँ ब्रोंको चैलेंज करना है मिथाक्लोन से 8 मिलीग्राम देनी है, तो उससे FE1 कम हो जाएगा 10%। तो उसके इंजेक्ट टेस्ट का है, नाइट्रिक ऑक्साइड का टेस्ट करना जब पता नहीं चलता। तो चेस्ट एक्सरे कर लेना है तो जिससे रूल आउट हो जाए COPD, ब्रोंकाइटिस या लंग टिश्यू की बीमारी है कोई, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जो चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा। तो जो नेगेटिव होंगे तो फिर अस्थमा ही होगा। तो अस्थमा का इलाज कैसे करना है, तो इलाज स्टेप वाइज फैशन में करना है। तो जब इंटरमिटेंट अस्थमा हो तो अटैक कभी कभी आता हो, महीने में 2 बार या 1 बार, तो अपने शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देना है। तो यहाँ शॉर्ट एक्टिंग स्टीरॉयड इन्हें देना है, जरूरत पड़ने पर वो ले लें। जब अटैक ज़्यादा होने लगते हैं तो तब अपने लॉन्ग एक्टिंग मीटा एगोनिस्ट देना है। तो साथ में लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड इन्हेलर देना है, जैसे फॉर्मेट्रोल के साथ में कम्बिनेशन आता है फ्लोटिकासोन का, जहाँ कम्बिनेशन आता है मोमेटासोन का, वो दे देना है। तो यदि फिर भी अटैक होता है, ज़्यादा होने लगे, रोज रहने लगे, तो उसको स्टेप आगे बढ़ना है। तो लामा फ्लोटिकासोन, क्रोमोलिन या मोंटेलुकास साथ में दे देना है। यदि एस्पिरिन से सेंसिटिव भी हो या नेल पल्प्स हो तो ऐसे हालातों में मोंटेलुकास साथ में जोड़ देनी है। यदि तभी अटैक होता है फिर भी काम नहीं बनता, तो अटैक होता रहता है फिर भी, तो फिर प्रेडिजोन कभी कभी जब अटैक हो तो प्रेडिजोन 40 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम की गोली होती है, 4 या 5 गोली इकट्ठी लेनी है सुबह को खाना खाकर पानी के साथ, जो 5 या 7 दिन ले लेनी है। तो ये फिर भी अटैक होता है, ये इतना इलाज है, पेशेंट को बोल देना है, अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा। जब अटैक नहीं होगा तो कम कर लेगा दवाई, जब अटैक ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से वो बढ़ता रहेगा दवाई। तो यदि फिर भी नहीं काम आता है, पुरानी भी अपने आप ही ले लेगा 5-7 दिन के लिए। जब उसके बाद भी फिर भी अटैक होता हो तो फिर आपने उसको रेफर कर देना है लार्जेस्ट को और हार्मोनोलॉजिस्ट को। तो उसकी सारी टेक्निक आईलाइनर कैसे बढ़ता है तो उसके साथ स्पेशल लगा देना है। तो कोई भी ट्रिगर है तो उनको एक्सपोजर कम करना है उसका। तो लार्जेस्ट जो है वो चेक कर लेगा IgE लेवल और उसका टेस्ट कर लेगा किसको कैसी एनर्जी है, क्या इसको जो IgE थेरेपी से फ़ायदा होगा या नहीं, तो वो कौन सी IgE थेरेपी देनी है। तो जहाँ अर्जन निर्देशन करनी है, अर्जन का टीके लगाने हैं, वो अर्जन को ऑर्डर कर देगा। तो वो जैसी एनर्जी होगी उसके हिसाब से टीके बनते हैं। तो वो ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो फिर हफ्ते बाद या हफ्ते में 2 बार बनवाने पड़ते हैं। तो बाद में महीने में 2 बार या महीने में 1 बार भी कर देते हैं। तो 4 से 5 साल लगाने पड़ते हैं। तो डर से देख लेगा कि आप उसके कैंडिडेट हैं, आपको फायदा होगा कि नहीं। तो IgE थेरेपी करनी है तो उससे पहले आपने जो भी कर सकते हैं वो एक्सपोजर कम करना है।
करना है तो आपने घर की विंडोज हैं वो क्लोज रखनी है। तो खासकर स्प्रिंग के महीनों में मार्च से लेकर अगस्त तक जब पोलन ज़्यादा होते हैं, फूल करते हैं, दरख्त हरे होते हैं, उनमें पोलन आते हैं, तो उन महीनों में घर की खिड़कियाँ बंद रखनी है। तो जब भी वॉक करने जाना है वो सुबह को नहीं जाना, तब पोलन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ज़मीन के पास। जब शाम को पोलन ऊपर को उड़ जाते हैं तो वो कम होते हैं ज़मीन के पास, तो शाम को घूमना है। तो अपने घर में ह्यूमिडिटी 50 से कम रखनी है। तो एयर फिल्टर वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनका फ़ायदा तो होता है पर इतना नहीं होता, तो पैसे वेस्ट करने की वाली बात है। तो उससे अच्छा है खिड़कियाँ बंद रखें, तो उसको जो अपने आप कम होगा। तो कॉकरोच को मारने के लिए अपने स्प्रे करना है, वो भी काफ़ी कल्प्रेट होते हैं, कारण होते हैं इसमें कई अटैक करने में। तो वो कैसे करना है, कौन सा स्प्रे करना है, तो घर बनाना है, बेकिंग सोडा मिक्स करना है चूर के साथ। तो वो या सोपी वाटर है वो निकाल कर देना है। तो यदि और दवाई है टेरो T500, तो और स्प्रे करने वाली दवाई आती है फिप्रोनिल FIPRONIL फाइप्रोनिल 0.05%। ये काफ़ी अच्छी दवाई है, काफ़ी महीने तक असर रहता है इसका। तो और दवाई है इंडोक्साकार्ब, तो कोई भी दवाई हो जहाँ प्रोफेशनल जहाँ होते हैं एक्सटर्मिनेटर टर्मिनेटर उनको बुला लें, तो नहीं तो अपने आप सरकार कर लें। तो फाइप्रोनिल इंडोक्साकार्ब अच्छी दवाई हैं, अच्छी रहती हैं। नहीं तो बोरिक एसिड, बेकिंग सोडा, शुगर कर लें या बोरिक एसिड का पाउडर निकालें तो भी ठीक रहेगा। डस्ट माइट को ख़त्म करना है, तो वो दिखाई नहीं देती, वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो वो घर में होते हैं, सोफों पर या कपड़ों पर या सोने के चादरों पर होते हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना आपका काम है। घर में काफ़ी पुराने कपड़े हैं उनमें घुसे रहते हैं, वो अपने डिस्कार्ड करने देने हैं, जहाँ डोनेट कर देने हैं नौकर। और घर में जो भी फालतू कपड़े नहीं रखने, जो ड्रेप वगैरह ठीक रहते हैं, वैसे पर्दे नहीं ठीक रहते, ड्रेप वगैरह ठीक रहते हैं। तो फर्श को यदि कारपेट है तो उसको वैक्यूम करना है, वैक्यूम HEPA फिल्टर से करना है, तो हफ्ते में एक बार जरूर करना है। तो जो आपके सोने वाले चादरें हैं उनको हफ्ते में एक बार जरूर धोना है, गर्म पानी में धोना है, और साथ में जब सुखाना है ड्रायर में तो वो हाई टेम्परेचर करके वो उसमें ड्राई करना है, तब उसमें उससे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो हफ्ते में एक बार अपने चादरें सोने के कपड़े धोने हैं। तो वैक्यूम भी आपने हफ्ते में एक बार जरूर करना है। तो अब काफ़ी वक्त अपना कार में बाहर व्यतीत करते हैं, तो कार की विंडो ऊपर करके रखें, तो सेम एयर रिसर्कुलर करने का बटन दबा कर रखें और AC लगा कर रखें, तो तब इससे फ्रेश एयर आएगी वो, लेकिन वो फिल्टर होकर आएगी। तो जब बाहर जाना है घूमने तब आपने हाई क्वालिटी मास्क लगानी है। तो घर वापस आना है तो नाक में काफ़ी एलर्जन होते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं एलर्जन को नाक में घुस जाते हैं, तो नाक आप पानी से या सीलन से साफ कर लें जब घर आए, तो उससे
जो नाक में डस्ट होगी, जो पुरान होंगे, वो उनसे छुटकारा पा सकेंगे। तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो यदि एलर्जिस्ट रिकमेंड करता है तो आईजी थेरेपी करनी है, तो वो पता चलेगा। आपने सीबीसी करनी है, उससे पता चलेगा आपको यूसिनोफिल बड़े होंगे। यदि ये 300 से ज़्यादा हैं या 100 से ज़्यादा हैं, आईजी लेवल का लेवल ज़्यादा है, उसके हिसाब से दिल्ली दवाई है मैली जूमैब, या उसका दूसरा नाम होता है जो लेयर, जो 300 मिलीग्राम का इंजेक्शन देना है। वो 150 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है। वो दो इंजेक्शन अलग अलग जगह पर देना है। एक जगह पर 300 नहीं देना, 150 एक तरफ लगाना, 150 एक तरफ, 300 मिलीग्राम अपने दोनों बाजुओं पर लगाना है। तो एक महीने के बाद इंजेक्शन लगा जाना है। तो और भी हैं, जूबैब, उसका नाम नुकाला, तो वो 100 मिलीग्राम सबकुटेनियस एक महीने के बाद लगाना है। वनराजी मूवैब, फेसनेरा, उसकी 30 मिलीग्राम सबकुटेनियस हर 4 हफ्ते के बाद लगाना है। वो तो 3 डोज दे देनी है महीने के महीने बाद। उसके बाद 2 महीने बाद उसका इंजेक्शन लगाना है। तो एक होती है रेजिलूमैब, वो आईवी देनी पड़ती है हर महीने। वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आगे एक होती है दवाई डूबी लूमैब, उसका ट्रेन नाम होता है डूबी जेंट, 600 मिलीग्राम। वो 300 मिलीग्राम एक बाजू पर, 300 मिलीग्राम दूसरी बाजू पर देनी है। तो दूसरी उसके बाद फिर 300 मिलीग्राम हर 2 हफ्ते के बाद इंजेक्शन लगाया जाना है अपने। तो ये रिकमेंड कर देगा एलर्जिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट कौन सी दवाई बरतनी है, तो उसके हिसाब से दवाई बरती जाए। तो ऐसा सब कुछ करने के बाद भी यदि प्रॉब्लम रहती है तो फिर पल्मोनोलॉजिस्ट को रेफर कर देना है। तो वो प्रोसीजर होता है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। वो ब्रोंकोस्कोप करनी पड़ेगी, मशीन के साथ अंदर जाना पड़ेगा फेफड़ा में। तो अल्ट्रासाउंड के से थर्मोप्लास्टी कर देते हैं। तो वो यदि FE1 मोर देन 60 हो और सीवियर अस्थमा हो, तो जो सभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट करने से भी ठीक नहीं होता है, तब करनी है। तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट करेगा, उससे काफ़ी लोगों को फर्क पड़ता है। तो एलर्जिस्ट के पास जाना है, या नींद करनी हो तो वो करेगा। वो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं 4-5 साल, पूरा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम। तो उसका फायदा होता रहता है। तो यदि सारा कुछ करने के बाद भी रहा नहीं आता है तो ये करना ठीक रहता है। कई बार स्टेटस एस्थमेटिक केस होता है, वो सारा कुछ करने से बाद भी अटैक, खतरनाक अटैक होता है, उसको स्टेटस एस्थमेटिक बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट बैठा रहता है, उससे सेंटेंस कोई पूरा नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता पूरा। तो बैठे काफ़ी सांस की कर रहता है, तो नेजल की फ्लेयरिंग, नाक चौड़ा होगा, तो सब बैठे काम करेंगे, सांस काफ़ी खींच कर लेगा, तो पसीना आएगा, फ्लशिंग होगी काफ़ी, तो करेंगी। तो वो भी टेस्ट होता है ब्लड गैस टेस्ट करने के लिए। तो उसमें रेस्पिरेटरी एल्कोसिस आएगी पहले, तो और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाती है। वो पहले एल्कोसिस होगी, तब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है, आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से।
तो ऑक्सीजन की ज़्यादातर आमतौर पर ठीक ठीक रहती है। तो यदि ऑक्सीजन कम है तो उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी पेशेंट के, तो IV मैग्नीशियम देना पड़ेगा। तो ये 1 ग्राम IV नॉर्मल सेलिन डालकर दे दे, लगा दे। तो एंटीबायोटिक यदि बुखार हो साथ में या इन्फेक्शन भी लगती है तो उसके साइन हों तो तब आपने एंटीबायोटिक भी साथ में देनी है। तो यदि आपको लगता है पेशेंट थकने लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, को थकावट हो गई है, वो सांसें ले लेकर थक गया है, वो जो खींच कर सांस लेता है वो शांत हो गया है, वो खतरनाक निशानी है। तो तब आपको पेशेंट को इंट्यूबेट कर देना है, तो मैकेनिकल मशीन पर डाल देना है। वो आखिर में वो ठीक रहती है। सोलोमेट्रोल देनी है, तो कॉम्बिमेंट इन्हेलर देना है। टाइप्रोपियम एंड न्यूट्रोल का कॉम्बिनेशन देना है नेबुलाइजर के से। तो एक होती है एक्यूट ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, फंगस होती है, वो आम वातावरण में होती है, वो अंदर भी चली जाती है। तो उसके जाने से काफ़ी इन्फ्लेमेशन होती है। तो वो अस्थमा का अटैक लगातार होता है, दवाई का असर नहीं होता। तो उससे क्या करना है, तो IV प्रेडिनिसोन देनी है, तो साथ में एंटी फंगल ट्रीटमेंट करनी है। तो जब आप IgE लेवल चेक करेंगे वो ज़्यादा आएगा, इओसिनोफिल का लेवल ज़्यादा आएगा, तो प्रोडक्ट खांसी आएगी काफ़ी, साथ मुँह के प्लग वगैरह निकलेंगे। तो जब एक्सरे करेंगे तो दोनों धुंधला सा आएगा, काफ़ी रेशा इकट्ठी होगी, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। तो IgE लेवल जो एस्परजिलोसिस के स्पेसिफिक IgE वो बड़े होंगे, तो IgG भी बड़ी होगी। तो लामा या इन्हेलर देना है स्टीरॉयड का, तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट करनी है। तो ये था एस्थमा का टॉपिक। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में COPD की, जो सिगरेट पीने से फेफड़े की बीमारी हो जाती है, तो वो खतरनाक होती है, तो एस्थमा से ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उसकी बात करेंगे। तो जय भीम, राम स्वामी, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। Oh, that's nice, isn't it? Is she cute?